हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले क्लास में क्लास 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर वेक्टर एंड स्केलर सदिश और अदिश चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया गया था, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि सदिश किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और आज के क्लास में हम वेक्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को देखेंगे। इसमें सबसे पहला आएगा समान सदिश, समान सदिश या तुल्य सदिश। इंग्लिश में लिखेंगे इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। दो सदिश अगर हमें दिया जाए तो हम कैसे जानेंगे कि यह दोनों सदिश समान सदिश है या समान सदिश नहीं है। तो आपको ध्यान होगा, ये बताया गया था कि सदिश राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चाहिए। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं सदिश राशि। तो दो राशि या दो सदिश अगर दिया हुआ रहे, मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तो सदिशों का ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वो टॉपिक याद कीजिए। किसी भी सदिश राशि को एक तीर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तीर की लंबाई से सदिश के परिमाण का बोध होता है और तीर के दिशा से सदिश राशि के दिशा का बोध होता है। तो जब हम एक एरो को खींचते हैं, एक एरो को ड्रॉ करते हैं, तो एरो का जो लेंथ होता है वह वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है और एरो का जो डायरेक्शन होता है वह वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ए और बी दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर को हमने एरो के द्वारा दिखाया है। दो अलग अलग एरो है, यह दोनों एरो का लेंथ इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, इसका परिमाण बराबर है। हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन भी एक ही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल वेक्टर है। ए और बी क्या है, इक्वल वेक्टर है। इट मीन्स कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो यहाँ से डिफिनीशन हम क्या लिख सकते हैं, यदि दो सदिश का परिमाण, यदि दो सदिशों का परिमाण और दिशा समान हो। ध्यान से सुनिए, लिखना कैसे है। यदि दो सदिशों का दिशा और परिमाण समान हो तो उसे समान सदिश या तुल्य सदिश कहा जाता है। यदि दो सदिशों का परिमाण और दिशा समान हो तो उसे समान सदिश कहा जाता है। अब दो सदिश समान सदिश तभी कहलाएगा जब वो दोनों समांतर होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस डिफिनीशन को हम और अच्छे से लिख सकते हैं कि यदि दो समांतर सदिश, यदि दो समांतर सदिशों का परिमाण और दिशा समान हो तो उसे समान सदिश या तुल्य सदिश कहा जाता है। यदि दो समांतर सदिशों का परिमाण और दिशा समान हो तो उसे समान सदिश या तुल्य सदिश कहा जाता है। इस डिफिनीशन को आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, यहाँ पर दिया हुआ ये सी वेक्टर है और ये वेक्टर है और ये वेक्टर है डी वेक्टर, है ना। ये कौन सा वेक्टर है, तो ये डी वेक्टर है। तो आप देख रहे हैं कि सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक एरो के द्वारा किया गया है। एरो का लेंथ देख लीजिए बराबर है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू डी वेक्टर। यानी कि अगर हमारे हाथ में ये दो मार्कर है और हम इस कैप को अगर इसका हेड कहे और इसको अगर हम टेल कहे तो ये दो सदिश को हम ऐसे रखें या ऐसे रखें, इसको किसी भी डायरेक्शन में अगर हम घुमा दे, ठीक है, तो ये हमेशा इक्वल वेक्टर ही कहलाएगा। ओके, तो
समान सदिश आपको समझ में आ गया। अब विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर किसे कहेंगे? तो ये तो हो गया समान सदिश या तुल्य सदिश के बारे में। अगला हम डिस्कस कर लेते हैं विपरीत सदिश के बारे में। दूसरा विपरीत सदिश, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। दो समांतर सदिश, ध्यान से सुनिए, दो समांतर सदिश जिसका परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। परिमाण तो बराबर होगा लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? विपरीत सदिश कहेंगे, ठीक ना। समान सदिश में एक चीज और हम समझाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि यह हमारा ए वेक्टर है और यह बी वेक्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट ये देखेंगे कि सर दोनों का डायरेक्शन तो एक ही है, तो क्या हमें केवल डायरेक्शन देखना है? नहीं, हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देखना है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देखना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ए का मैग्नीट्यूड कम है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए का मैग्नीट्यूड कम है, तो इसीलिए यह समान सदिश नहीं होगा, यानी कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। लेकिन अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर हम ये देख रहे हैं कि दोनों के एरो का लेंथ बराबर है, लेकिन क्या दोनों का डायरेक्शन एक ही है? नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर के इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? तो दोनों वेक्टर पैरेलल होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है, तभी हम जाके इक्वल वेक्टर कर सकते हैं। अपोजिट वेक्टर में हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो अपोजिट वेक्टर में लिख सकते हैं, अपोजिट वेक्टर को आप निगेटिव वेक्टर भी लिख सकते हैं, अपोजिट वेक्टर। विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश भी इसको हम बोल सकते हैं। तो दो समांतर सदिश जिसका परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, और दो सदिश समांतर सदिश होना चाहिए, है ना। तो ये ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर है, और एक वेक्टर अगर हम ले लेते हैं बी वेक्टर, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का जो हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, तो दोनों एरो का लेंथ तो बराबर है, तो हम कहेंगे कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड से इक्वल है। उसके बाद ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन के अपोजिट है, या बी का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन के अपोजिट है, अर्थात तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे का क्या है? ये अपोजिट वेक्टर है, ये दोनों क्या है? अपोजिट वेक्टर है। तो हम यहाँ से अगर ए वेक्टर के आगे प्लस साइन लिखेंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। ए इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। हमने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया? तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, माइनस बी वेक्टर, नॉट बी वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह हमने इसीलिए लगाया क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। आप ये देख लो, यहाँ से अगर हम सी वेक्टर लिखते हैं और ये अगर हम डी वेक्टर लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे? सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर? नहीं, ये तो इक्वल वेक्टर के लिए है ना, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सी वेक्टर, है ना, इक्वल टू डी या माइनस डी वेक्टर। अगर कोई स्टूडेंट चाहेगा कि इसको प्लस ले तो इसको क्या ले सकते हैं? माइनस, यानी कि डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा अपोजिट वेक्टर के बारे में। आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि दो समांतर सदिश जिसका परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, उसे विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शून्य सदिश के बारे में। शून्य सदिश, तो वैसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो, वैसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ से शून्य सदिश के बारे में लिख लेते हैं। शून्य सदिश, है ना, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो शून्य परिमाण वाले सदिश को ही हम लोग शून्य सदिश कहेंगे। अब बड़ी अजीब बात है कि किसी भी वेक्टर को आप जीरो वेक्टर कब कहिएगा? तो कोई एक वेक्टर ले लीजिए, सपोज
ए वेक्टर है। अब इसका निगेटिव वेक्टर बताओ, तो निगेटिव वेक्टर हम कैसे बताते हैं, तो उसी वेक्टर को हम इस तरह से लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। तो अब आप यहाँ से ए वेक्टर को अगर इस तरह से लिखे हो तो माइनस ए वेक्टर के लिए क्या करोगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए वेक्टर। क्यों, क्योंकि अगर ये ए वेक्टर होगा तो ये माइनस ए वेक्टर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और डायरेक्शन अपोजिट है तो एक ए वेक्टर लेंगे तो दूसरा माइनस ए वेक्टर लेंगे, और ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर ये दोनों को ऐड कर देंगे, या दोनों को ऐड कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। यानी कि ये जो वेक्टर आया इसी को हम लोग क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे, 0 वेक्टर कहेंगे। तो हमें यहाँ से समझना चाहिए कि किसी वेक्टर को उसी के अपोजिट वेक्टर के साथ जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो हमें आता है वो शून्य सदिश कहलाता है। कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये तो 3rd नंबर था शून्य सदिश के बारे में। डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हो कि वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहा जाता है। यदि किसी दिए गए सदिश को उसी के विपरीत सदिश के साथ जोड़ा जाता है तो हमें शून्य सदिश प्राप्त होता है। अगला है एकांक सदिश। अगला क्या है, एकांक सदिश, है ना, जिसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। एकांक सदिश, एकांक सदिश इंग्लिश क्या लिखेंगे, तो इंग्लिश लिखेंगे यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से समझ लो, यूनिट वेक्टर क्या होता है। एकांक, आप वर्ड पे ध्यान दो। एकांक सदिश वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो एकांक सदिश कहलाता है। वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो एकांक सदिश कहलाता है। और एकांक सदिश का प्रयोग किसी भी दिए गए सदिश राशि के दिशा को बताने के लिए किया जाता है। एकांक सदिश का प्रयोग किसी भी दिए गए सदिश राशि के दिशा को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जनरली हम इसे किसी भी सदिश का अगर एकांक सदिश लिखना हो, जैसे ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर के लिए इसका अगर हमें एकांक सदिश लिखना है, ए वेक्टर का एकांक सदिश अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए कैप, ए के ऊपर कैप लिख दीजिए तो ये हो जाएगा ए कैप। बी वेक्टर का एकांक सदिश बताओ कैसे लिखेंगे, है ना, तो एकांक सदिश हो जाएगा बी के ऊपर कैप कर दो। सी वेक्टर के लिए अगर हमें एकांक सदिश देना है तो एकांक सदिश क्या हो जाएगा, सी कैप। अब ये एकांक सदिश कैसे निकालेंगे, तो देखिए कोई भी वेक्टर अगर हम लिखते हैं, अगर हमने यहाँ पर लिखा ए वेक्टर, ठीक है, तो ए वेक्टर अगर लिखते हैं तो इसके पास दिशा भी और इसके पास परिमाण भी है, ठीक ना। अब इसी वेक्टर को अगर हम इस वेक्टर के मॉड से अगर हम डिवाइड कर दें, किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के मॉड के साथ, तो वेक्टर का जो मॉड होता है वो तो अदिश बन जाता है ना। तो किसी वेक्टर को अगर उसी के मॉड के साथ अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें एकांक सदिश प्राप्त होता है। यानी कि ए वेक्टर इज ए कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। बी कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सोचिए, बी वेक्टर बटा मॉड ऑफ बी वेक्टर। सी कैप बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखोगे सी वेक्टर बटा मॉड ऑफ सी वेक्टर। कंप्लीट। तो ये किसी भी वेक्टर का मॉड हम कैसे निकालते हैं ये हम आगे चल के आपको हम बताएंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एफ वेक्टर दिया गया है ना, एफ वेक्टर दिया गया है, और एफ वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो कैसे लिखोगे, एफ कैप इज इक्वल टू एफ वेक्टर बटा मॉड ऑफ एफ वेक्टर, ठीक ना। तो यहाँ से अगर आप इसको सीधा करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। उसके बाद आप इसके लिए बताइए, तो बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी कैप। सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मॉड ऑफ सी वेक्टर इंटू सी कैप। तो ध्यान दीजिएगा, एकांक सदिश वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे एकांक सदिश कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। एकांक सदिश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी सदिश के ऊपर हम कैप लिख देते हैं तो वह एकांक सदिश कहलाता है ना। और उसको हम डिफाइन ये
कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। और यूनिट वेक्टर का यूज जो है वह किसी भी दिए गए वेक्टर के डायरेक्शन को, उसके दिशा को मालूम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं समकोणिक एकांक सदिश, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। तो यहां से हेडिंग है समकोणिक एकांक सदिश आई कैप, जे कैप, के कैप। स्मॉल आई स्मॉल लेटर में जे है और स्मॉल लेटर में के है। तो समकोणिक एकांक सदिश यानी कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप। देखो, हम जनरली 3 डायमेंशन फिगर को स्टडी करते हैं, उसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है। तो 3 लाइनें होनी चाहिए, 3 लाइन्स होनी चाहिए और तीनों लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि अगर हम ये कहें कि इस तरह से अगर हम ले ले तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। अब देखो इसके ऊपर भी जो परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये ऐसे, तो ये जो हमने मार्कर लिया है ये एक्स पर भी परपेंडिकुलर है, वाई पर भी परपेंडिकुलर है। तो 3 डायमेंशन फिगर में हम इसे ऐसे बताएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस और ये क्या है जेड एक्सिस, और तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। कोई भी सदिश अगर एक्स डायरेक्शन में है तो उसके दिशा को बताने के लिए आई कैप का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश, पहला में एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आई कैप का। उसके बाद वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए, दिशा बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, तो जे कैप का। तीसरा है जेड अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए, ठीक है, दिशा बताने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे के कैप। तो अगर कोई भी वेक्टर दिया गया है वह एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप, उसके लिए डायरेक्शन क्या यूज़ करेंगे, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग जे कैप का यूज़ करेंगे। और जेड एक्सिस के अनुदिश अगर कोई भी वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग के कैप यूज़ करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं, एग्जाम्पल 1, अगर हमने कहा कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन और इसके आगे लगा दिया के कैप, ये क्या इंडिकेट करता है, एफ वेक्टर और यहाँ पर लिख दिया 10 न्यूटन और यहाँ से हमने लगा दिया आई कैप। उसके बाद एफ वेक्टर इज इक्वल टू 15 न्यूटन और हमने यहाँ से लिख दिया जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों का फोर्स दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है और इसका परिमाण कितना है 5 न्यूटन। लेकिन यह कौन से एक्सिस के अलोंग है, के कैप क्या इंडिकेट करता है, तो के कैप इंडिकेट करता है कि आप 5 न्यूटन का जो बल लगा रहे हैं वह कौन से अक्ष के अनुदिश है, जेड अक्ष के अनुदिश है। हमने लिखा F = 10 न्यूटन और वहां पर क्या लिखा आई कैप। आई कैप मीन्स कि आपने 10 न्यूटन का बल किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया है, लेकिन कौन से एक्सिस के अलोंग है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। हम यहाँ पर 15 न्यूटन जे कैप लिख रहे हैं, तो आप बल कितना आरोपित कर रहे हो, तो बल आरोपित कर रहे हो 15 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन बताओ, तो जे कैप किस एक्सिस के अलोंग है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y एक्सिस के अलोंग है। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कि F वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन आई कैप प्लस 10 न्यूटन जे कैप, है ना, या फिर 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, और यहाँ पर हमने लिख दिया है न्यूटन, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो अब आप देखो बल कितना लगा रहे हो, 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, यानी कि आई और जे दोनों हैं। इसका मतलब कि आपने जो फोर्स लगाया है, जो बल आरोपित किया है, वो कौन से प्लेन में है, तो ये किसके, x और ये y, यानी कि आप xy प्लेन में, xy समतल में आप बल लगा रहे हो। न तो बल आप x एक्सिस के अलोंग लगा रहे हो, न आप y एक्सिस के अलोंग लगा रहे हो, बल्कि x और y के अलोंग लगा रहे हो, दोनों के साथ, यानी कि एक प्लेन में बल लग रहा है। वह कितना लग रहा है, तो ये है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहीं पर लिख दे F वेक्टर इज इक्वल टू 10 जे कैप प्लस 5 के कैप और ये न्यूटन, इसका मतलब कि आप YZ प्लेन में आप फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ से एक बात और समझनी है, समकोणिक एकांक सदिश में आपने ये तो समझ लिया कि x एक्सिस के अलोंग दिशा बताने के लिए आई कैप, y अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए जे कैप और z अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए के कैप का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी सदिश x एक्सिस के अलोंग होता है तो y और z के अलोंग उसका कंपोनेंट, उसका घटक कितना होगा, 0 होगा। मान लीजिए कि किसी वस्तु का वेग x एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। जैसे हम यहीं पर कह दिए कि किसी वस्तु पर फोर्स लग रहा है कितना, 5 न्यूटन z एक्सिस के अलोंग, तो बताइए y एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा होगा, 0। z एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा होगा, सॉरी z एक्सिस के अलोंग, तो ये z एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, इसका मतलब x और y एक्सिस के अलोंग कितना होगा, तो 0 होगा। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि x एक्सिस के अलोंग y एक्सिस के अलोंग तो फोर्स लग रहा है, लेकिन z एक्सिस इसमें कहीं पर दिख रहा है क्या, के कैप है, कहीं पर नहीं है, यानी कि z एक्सिस के अलोंग फोर्स कितना लग रहा है, तो हम कहेंगे 0 फोर्स लग रहा है। ओके, तो यहाँ से आप लोगों ने ये देखा कि समान सदिश किसे कहते हैं, विपरीत सदिश किसे कहते हैं, शून्य सदिश किसे कहते हैं, एकांक सदिश किसे कहते हैं, और उसके बाद समकोणिक एकांक सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप का क्या इंपॉर्टेंस है, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन बताने के लिए किस कैप का प्रयोग करेंगे, वाई और जेड के लिए कौन से कैप का प्रयोग होगा, है ना। और कोई भी वेक्टर अगर लिखा हुआ रहे, जैसे ए वेक्टर अगर दिया हुआ रहे ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप, अब यहाँ से आपको पूछ दिया जाए कि बताओ कि x एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग तो है, लेकिन y एक्सिस के अलोंग ए वेक्टर का कंपोनेंट कितना होगा, तो हम कहेंगे कि वो 0 होगा। कंप्लीट। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका रिजल्टेंट वेक्टर, उसका परिणामी सदिश हम कैसे मालूम करेंगे, इसको हम अगले क्लास में देखते हैं।